मागधी से बिहार की भाषाएं निकली हैं, उसी मागधी से बांग्ला, असमिया और उड़िया भी निकली है। तो क्या एक ही भाषा परिवार से निकलने के बावजूद उनको अलग भाषा और हिंदी को अलग भाषा माना गया? जो उत्तर भारत के 10 राज्य हैं उनको आप एक ही भाषा के छाते के नीचे लाने के लिए, अब इसके राजनीतिक कारण क्या रहे हैं, लेकिन उससे इस जनता का कितना फायदा हुआ? दोस्तों, भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का या संवाद का माध्यम नहीं है। आप ये सोचिए कि भारत के बीमारू राज्य उन्हीं क्षेत्रों में क्यों हैं जहां भाषा को लेकर के हमारी नीतियां लगभग अतिवाद की सीमा तक नकारात्मक रही हैं। जैसे अगर एक भाषा और एक जाति का होने के कारण पूरे इतने बड़े क्षेत्र को, जो लगभग उत्तर और पूर्व भारत से पश्चिम भारत तक की सीमा को छूता है, आपने एक भाषा में डाल दिया। आप लोगों को जानते ही होंगे कि कुछ साल पहले तक उत्तर पूर्व के सभी राज्य असम के भीतर आते थे और इन राज्यों की भाषा बांग्ला हुआ करती थी। 1950 तक एक त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़ दीजिए तो ये ज़्यादातर जो 7 राज्य हैं वो असम में थे। इनके भाषिक विविधता थी, इनके भाषाओं को बोलियां कह दिया जाता था। भाषा केवल एक थी, बांग्ला। उस समय राजधानी भी, असम की राजधानी शिलोंग थी। गुवाहाटी यानी दिसपुर वगैरह 1973 में राजधानी बनती है। आज वे 7 राज्य की 7 भाषाएं हैं, जबकि बड़े आसानी से आप कह सकते थे कि वो बोली हैं और वो इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक इसी तरह दक्षिण भारत की ज़्यादातर जो भाषाएं हैं द्रविड़ परिवार की, मेरे कुछ विद्यार्थी रहे हैं केरल से, वो लोग आराम से तमिल कन्नड़ बोल लेते हैं। तो एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं, इसलिए क्या उसको एक जाति मान लिया जाए? क्या हम दक्षिण की 4 भाषाओं को ये कह दें कि वो द्रविड़ जाति की हैं, इसलिए चारों एक भाषाएं हो जाएंगी? हिंदी पट्टी की जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हम ये कह के केवल रह जाते हैं कि वहाँ उद्योग नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ बहुत सारी तकनीकी संपन्नता नहीं है। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा वहाँ भाषा नहीं है। और जब भाषा नहीं होती, आत्मविश्वास नहीं होता है, तो आपके पास रोजगार नहीं होता है। जब रोजगार नहीं होता है तो आगे की सारी चीजें रुकती चली जाती हैं। ये क्या कारण है कि सिर्फ यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं? गुजरात के लोग तो नहीं भागते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुजरात के लोगों की तुलना में यूपी बिहार के लोगों की अंग्रेजी अच्छी होती है। अगर अंग्रेजी पढ़ने से रोजगार मिल जाता तो यूपी बिहार वाले लोग सबसे ज्यादा सफल उद्योगपति हो जाते। अंग्रेजी का उद्योगपति बनने से या सक्षम बनने से, स्वावलंबी बनने से बहुत गहरा रिश्ता नहीं जुड़ता है। हमने भाषाओं को बहुत ही सीमित संदर्भों में देखा है और उस सीमित संदर्भ के कारण तमाम तरह की जातियां होती चली गई हैं। जैसे भाषा का सवाल हम राजनीति से तय करने लगते हैं और राजनीतिक लाभ लोभ के कारण हम भाषाओं को एक जरिया बना देते हैं। भाषा का मुद्दा हमारे संपूर्ण मानस के निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा है, आपकी जहनियत से, आपके इंटेलिजेंसिया से। आपको अगर सही ढंग से आगे बढ़ना है तो भाषा को भी सही जगह देना पड़ेगा। और हमारे यहाँ कहने के लिए हिंदी लगा दिया गया, लेकिन हिंदी बनाम लोक भाषाओं का जो द्वंद्व चला, हमने जो हिंदी को एक तरफ कर दिया और लोक भाषाओं को दूसरी तरफ किया, इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी भाषा ने उठाया तो उसका नाम है अंग्रेजी। अंग्रेजी गांव-गांव में जो कॉन्वेंट स्कूल खुले, तो जब लोगों को लगा कि भोजपुरी अवधि नहीं पढ़ना है तो हिंदी पढ़ के क्या करेगा, तो अंग्रेजी सीख लेते हैं।
हमने अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को, या हमारी सरकारी स्तर पर ये नहीं बताया कि हम आराम से 4-6 भाषाएं सीख सकते हैं, और लोग सीखते हैं। दक्षिण भारत का शायद ही कोई व्यक्ति आपको मिले जो कम से कम 3 या 4 भाषाएं न जानता। भाषा की दृष्टि से सबसे कमजोर अगर कहीं के लोग होते हैं तो यूपी बिहार के लोग होते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि जब आप कई भाषाएं सीखते हैं तो कई दृष्टियां पाते हैं, आप दुनिया के अलग अलग अनुभवों से जुड़ते हैं। जब आप सिर्फ एक भाषा में बंद के रह जाते हैं तो आप सीमित होते चले जाते हैं, और उसमें भी जो आपकी सबसे ताकतवर भाषा है, जिसे आप मातृभाषा कहते हैं, उसमें आप हीनता बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। तो मेरे कुछ मित्र कह रहे हैं कि भोजपुरी साहित्य शामिल है विश्वविद्यालयों में। जी, मुझे पता है, और 1-2 विश्वविद्यालयों के सिलेबस निर्माण में मेरी भूमिका रही है। 2007-8 में जब इग्नू में भोजपुरी शुरू हुई थी तो पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी मुझे भी मिली थी। वो एक अलग मामला है, और आप पाठ्यक्रम बना देंगे, आप चला देंगे, विद्यार्थी कहाँ से लाएंगे? इग्नू में पाठ्यक्रम बन गया था, पढ़ने वाला कोई नहीं मिला, तो लगभग वो बंद वाली स्थिति में। आप दूसरी जगहों पर आपको पढ़ने के लिए विद्यार्थी तब मिलेंगे जब आप रोजगार से जुड़ेंगे, जब किसी को लगेगा कि भोजपुरी में MA PhD करने से उसको नौकरी मिल जाएगी। देखिए, लाइन लग जाएगी। और अगर जिस दिन हिंदी में ही नौकरी मिलनी बंद हो जाएगी तो हिंदी पढ़ने के लिए भी कोई नहीं आएगा। मूल मुद्दा दूसरा है। मुद्दा यह है कि हमारे भीतर ये समझ विकसित हो गई कि मातृभाषाओं को मजबूत कर देने से जो हमारे देश की भाषा है वो कमजोर हो जाएगी। ये समझ विकसित हो गई कि जो छोटी छोटी भाषाएं हैं, इनको अगर हाशिए पर डाल दिया जाए, ये अगर खत्म हो जाती हैं तो इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। होता इसका ठीक उल्टा है। होता यह है कि अगर आप अपनी मातृभाषा से बाहर चले जाएंगे तो आपकी हिंदी भी कमजोर हो जाएगी, आपकी अंग्रेजी कमजोर होगी, आप दूसरे पक्षों से भी बहुत मजबूती से नहीं जुड़ पाएंगे। और हमारे देश में भाषा बनाम भाषा की लड़ाई चल रही है, जो कि होना ही नहीं चाहिए। भाषाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक दूसरे की प्रतिरोधी नहीं होती हैं, लेकिन हमने भाषाओं को आपस में लड़ा दिया। भोजपुरी बनाम हिंदी, हिंदी बनाम अंग्रेजी, हिंदी बनाम गुजराती, हिंदी बनाम तमिल। अरे क्यों बनाम भाई? आप तमिल सीख लेंगे तो हिंदी कमजोर हो जाएगी, या आप अंग्रेजी सीख लेंगे तो भोजपुरी कमजोर हो जाएगी। ये बहुत ही गलत समझ है। लेकिन ये समझ इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि हमारे नीति निर्माताओं ने इसको लगभग हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और एक समाज जिसको बहुभाषी होना चाहिए था उसको एक भाषी बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया। और दुखद ये रहा, जो मैं कह रहा था कि बीमारू राज्य क्यों पिछड़े हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो एक भाषी है। और आप अपने आसपास के उन व्यक्तियों के बारे में विचार कीजिए जो कई भाषाएं जानते हैं। अगर वो आदमी बेरोजगार भी होगा तो आप पाएंगे कि वो आर्थिक स्थिति थोड़ी उसकी बेहतर होगी तुलनात्मक रूप से उस व्यक्ति के जो सिर्फ एक भाषा जानता है। यहां पर ही जो आप श्रोताओं में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक साथ 4-5 भाषाएं जानते हैं, और वो सब के सब अच्छे पदों पर हैं, अच्छे अधिकारी हैं। अगर आपको सफलता पानी है तो एक बड़ा माध्यम यह है कि आप कितनी भाषाओं को अर्जित करते हैं। भाषाएं विरोधी नहीं होती हैं, राजनेता उसको बनाते हैं कि इसके विरोध में ये खड़ी है। दक्षिण के नेताओं ने यह बता दिया कि हिंदी तमिल की विरोधी है। उत्तर के नेताओं ने और शुरू के संविधान निर्माताओं ने यह बता दिया कि लोक भाषाएं हिंदी की विरोधी हैं। और अब कुछ लोग ऐसे विद्वान हमारे पास मिल गए हैं जो ये बताने लगे हैं कि लोक भाषाएं अगर मजबूत हो जाएंगी तो हिंदी कमजोर हो जाएगी। ये बताने वाले लोग हैं कि अगर आप अंग्रेजी सीख लिए तो हिंदी भूल जाएंगे। यूरोप के तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि 4-6 भाषाएं जानते हैं। मेरी एक विद्यार्थी थी जर्मनी की, 12-13 भाषाएं जानती थी। वो थी मूलतः जर्मन, हम लोग अंग्रेजी में बातचीत करते थे, वो हिंदी पढ़ना चाहती थी, तो हमसे उनकी मुलाकात हो गई।
तो ये जो हीनता बोध है और सरकारी नौकरी की लाठी के द्वारा हम उस हीनता बोध को दूर करना चाहते हैं, हिंदी भाषी लोग, वो कितने दिन तक सरकारी नौकरी के आश्रय टिके रहेंगे? वो धीरे धीरे खत्म होगी। और जो भी सक्षम समाज हुआ है, जो भी विकसित राज्य हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए, वो महाराष्ट्र को ले लीजिए, आप गुजरात को ले लीजिए, आप पंजाब को ले लीजिए, वहाँ के लोगों ने आगे बढ़े, देश विदेश में गए और अपने दम पर अपने देश के, अपने राज्य की तकदीर बदल दी। मैं 8-9 वर्षों से गुजरात में रह रहा हूँ और यहाँ के लोगों को बड़े करीब से मैंने देखा है। गजब के सक्षम लोग हैं और उतने ही मेहनती हैं, लेकिन वो हीनता बोध नहीं है जो कि हमारे हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादातर पाया जाता है। आखिरी बात, बहुत व्यवधान हुआ और इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, वो ये कि हिंदी के साथ साथ हमारी जो सरकार है वो बहुत ही एक खास तरह की हिपोक्रेसी के तहत काम करती है। अब जैसे हमारा जो सेंसस है वो कह रहा है कि भारत में सिर्फ 2,60,000 लोग अंग्रेजी जानते हैं। अब सब कुछ अंग्रेजी में चल रहा है, अंग्रेजी में आप साहित्य अकेडमी का पुरस्कार दे रहे हैं, अंग्रेजी में ज्ञानपीठ दे रहे हैं, अंग्रेजी में पूरे देश समाज को संचालित कर रहे हैं, सारे विश्वविद्यालयों की माध्यम भाषा अंग्रेजी है, लेकिन 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी नहीं रहेगी, क्योंककि आपको दिखाना है कि भारत का अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। और जब सेंसस होगा तो सिर्फ 2 लाख लोग, अब बताइए 132-35 करोड़ लोगों की जनसंख्या में 2 लाख लोग कितने परसेंट होंगे? 0.0001-2%। उनको आप अंग्रेजी की क्या बता रहे हैं? ये एक तरह का भ्रम निर्मित करना है कि हम संवैधानिक रूप में, हम प्रशासकीय रूप में ये बता दें कि हमारे अंग्रेजी नहीं है। भाषा को लेकर के सरकारों ने तरह तरह के भ्रम रचे हैं। उन भ्रमों को रचने में आपके सेंसस की, आपके जनगणना कार्यालय की बड़ी भूमिका रही है। ये निजी प्रसंग है, लेकिन जिन दिनों में भाषा पर काम कर रहा था 10-12 साल पहले, दिल्ली के जनगणना कार्यालय के मैंने 50 चक्कर लगाए होंगे और मुझे एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। ये कह दिया गया कि आप कोलकाता चले जाइए तो वहाँ से आपको पुराने भाषा संबंधित दस्तावेज मिल जाएंगे। जो कोलकाता में मेरे मित्र थे वो बोले कि आपको दिल्ली से मिल जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो सरकारें एक तरफ 80 करोड़ की भाषा को एक जगह रख देंगी, एक तरफ 25,000 वाली की भाषा को रख देंगी, एक तरफ 5 लाख वाले को रख देंगी, और एक जिसको बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रयोग कर रहे होंगे उनको 2 लाख बता देगी। वो 10,000 से नीचे जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं होंगे उनकी गिनती ही नहीं करेगी। और इतने सारे अंतर्विरोध भरे हुए जनगणना कार्यालय अपना हर 11 वर्ष 10 वर्ष पर दस्तावेज निकाल देगा और हम लोग उसको ज्यों कहते हो स्वीकार कर लेंगे। अरे भाई, जब सब जगह अंग्रेजी चल रही है तो आप उसको एक बार मान लीजिए ना कि सरकार अंग्रेजी को महत्व देती है, सरकार की संविधान की भाषा बना दीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? जहां अंग्रेजी है वहां है। अब ये हकीकत है कि संस्कृत को बोलने वाले संविधान के द्वारा और जनगणना कार्यालय के अनुसार 24,000 लोग हैं। इन 24,000 लोगों को साहित्य अकेडमी पुरस्कार हर साल मिलता है। इन 24,000 लोगों के लिए तमाम जो नियम कानून बनते हैं बिल्कुल बराबर बराबर चलते हैं। हमने वर्गीकरण कर करके, अभी ये वर्गीकरण भी काफ़ी नहीं था 8वीं अनुसूची का, तो हम लोगों ने एक और वर्गीकरण किया क्लासिकल लैंग्वेज का। अब उसके लिए अलग मारामारी चल रही है कि तमिल क्लासिकल भाषा है तो तेलुगु है तो उड़िया है, कुछ दिनों में बांग्ला करेगा, कुछ दिनों में और भाषाएं भी दावा करेंगी कि हम भी क्लासिकल लैंग्वेज क्यों नहीं। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन करो राज करो वाली नीति है कि आप लोगों को तरह तरह के भ्रमों में, तरह तरह की चीज़ों में बांट दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ 24,000 मेरे पास डेटा है और ये 2011 के जनगणना के जो डेटा है उसके माध्यम से बोल रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि 24,000 ही केवल अंग्रेजी संस्कृत बोलने वाले, लेकिन हमारा डेटा कह रहा है, भारत सरकार ये बात कह रही है। तो ये जो स्थितियां हैं कि आप मूल मुद्दे के पास न जाएं, तरह तरह की चीज़ों में उलझे रहें, और इसके कारण
हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति लगातार हाशिए पर जा रही है। हम अपने आप को दिलासा देने के लिए खुश हो सकते हैं कि दुनिया की पहली या दूसरी सबसे बड़ी भाषा के हम नागरिक हैं। हम ये खुश हो सकते हैं कि विदेशों में 40 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है और भारत के लगभग हर एक विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। लेकिन सिर्फ अध्ययन अध्यापन करने से, अब ये अपने आप में क्या छोटा सवाल है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी विश्वविद्यालयों की माध्यम भाषा तो हिंदी नहीं है। हम ज़्यादातर जो पढ़ाई करते हैं वो अंग्रेजी माध्यम में करते हैं। आप विज्ञान से लेकर के भूगोल तक की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में करते हैं। तो भाई जब सब कुछ अंग्रेजी में करना है तो अंग्रेजी को ही राजभाषा, राष्ट्रभाषा बना लो ना यार। खामखा हिंदी को नाम देने से क्या फायदा। हमारे यहाँ इतने शोध हो रहे हैं, शोध के लिए जाने जाते हैं। उन शोधों को, एक एक शोध पर लगभग 60 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर आपको JRF वगैरह मिल रहा है तो 60-70 लाख तो आराम से खर्च होते हैं। आउटपुट क्या निकलता है? आप कितने शोध कार्य ऐसे हुए हैं जिसको ले जा करके प्रकाशक को दें और बोलें कि भाई मैंने 60 लाख रुपए खर्च करके यह शोध कार्य किया है, मुझे आप 10 लाख रुपए दे दो और ये किताब आपको मैं देता हूं। आप जाके प्रकाशक को दीजिए कि 10 लाख दो और बदले में मेरा शोध कार्य ले लो। कितने प्रकाशक मिलेंगे? तो मित्रों, सच्चाई ये है कि कुएं में भंग पड़ी है। हमारे संस्थान, हमारे साहित्यकार, हमारी सरकार, हमारे भाषाविद, ये सब मिलकर के एक ऐसी संरचना का निर्माण किए हैं जिसमें भूसा ज्यादा है, दाना कम है। एक खास तरह के भ्रम को निर्मित किया गया है और उस भ्रम में ही हम लोग जी रहे हैं। अपने आप को बड़ा मान ले, अपने आप को वैश्विक मान ले, एक अलग बात है। हकीकत यही है कि साहित्य बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जो लोग लिखते हैं सिर्फ वही लोग पढ़ते हैं। बड़ा साहित्यकार वही होता है जो पाठ्यक्रम में होता है। जो बाहर होता है वो चाहे जितना बड़ा साहित्यकार हो, उसका खास महत्व नहीं होता है। इसीलिए पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए होड़ लगी रहती है। बड़ा साहित्यकार वह होता है जिसको पुरस्कार मिल जाता है, और पुरस्कार सबको मिल नहीं सकता, एकाध को ही मिल सकता है। हाँ, छोटी भाषाओं में है, जैसे आप डोगरी में हैं, मैथिली में हैं, संस्कृत में हैं, तो कुल बोलने वाले लोगों की संख्या ही जब 25 लाख है तो एक ही परिवार में 5-7 लोगों को भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिल सकता है। वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदी में तो मामला यही है कि जब आप 80-90 साल के हो जाएंगे, कब्र में पांव चले जाएंगे, तब आपको पुरस्कार के योग्य मान लिया जाएगा। दोस्तों, इन सारी बातों से मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं समय आप लोगों का बहुत ज़्यादा ले लिया, वो ये कि अनेक स्तरों पर, एक तो ये कि भाषा और साहित्य अलग चीज़ें हैं। पाठ्यक्रम में होना, विश्वविद्यालय में होना एक बात है और साहित्य में होना एक अलग बात है। साहित्यकार कोई जरूरी नहीं है कि वो जब पद पर जाएगा तभी साहित्यकार होगा। साहित्यकार वह है जिसके पीछे लोग, आम जनता जाए और आम जनता खरीदे, उनकी किताबों के प्रशंसक बने और लेकर के बताए कि हाँ, हम आपको पढ़ते हैं, हम आपको जानते नहीं हैं, आप किस पद पर हैं इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपकी किताब को मैं जानता हूँ। आप फिल्मों के साथ तो ऐसा नहीं होता है कि आपके व्यक्तिगत संबंध होंगे तभी आप फिल्म देखने जाएंगे। व्यक्तिगत संबंध कितने लोगों के होंगे बड़े स्टार से, लेकिन आप सब लोग फिल्में देखने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। साहित्य में ये चीज़ क्यों नहीं लागू हो सकती? तो ऐसे अनेक अंतर्विरोध हैं। उन अंतर्विरोधों को बढ़ाने में हमारी सरकार की नीतियों की, 8वीं अनुसूची की, हमारे भाषा के प्रति हमारे दृष्टिकोण की, तमाम तरह की बेईमानियों की, त्रिभाषा सूत्र में बेईमानी हो गई, जो बाकी कमीशन बने थे उन कमीशन को लागू करने में बेईमानी हुई, और ये भी कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि इन बेईमानियों में हमारी हिंदी पट्टी बहुत आगे रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के एक माहौल बनाती हैं जिसमें हिंदी पढ़ाने से पहले माता पिता अपने विद्यार्थी को, बच्चों को नहीं चाहते कि वो हिंदी पढ़ने जाए, और अगर हिंदी पढ़े भी तो वो प्रोफेसर बने, वो हिंदी अधिकारी बने, वो बड़ी चीज़ बने, वो साहित्यकार न बने, क्योंकि साहित्यकार बन के क्या करेगा?
साहित्यकार बनने से कुछ नहीं होता। हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है, लेकिन वो आज भी अनुवाद की भाषा नहीं है, हिंदी ज्ञान की भाषा नहीं है, हिंदी बड़े स्तर पर साहित्य की भाषा नहीं है, हिंदी मनोरंजन की भाषा है, हिंदी संपर्क की भाषा है, हिंदी मीडिया की भाषा है। लेकिन जो हिंदी का बड़ा दायित्व होना चाहिए था, उसकी भाषा हिंदी नहीं है। इसीलिए हिंदी का साहित्यकार, और ऐसे अनेक साहित्यकार हैं, एक बहुत बड़े साहित्यकार का मैं नाम ले रहा हूं जहां से बात खत्म करूंगा, विष्णुचंद्र शर्मा। विश्वनाथ त्रिपाठी जी उनका पैर छूते हैं, जो कि उम्र में बड़े हैं। 1954-55 में उन्होंने कवि नामक पत्रिका निकाली थी। वह दौर था जब वो जवाहरलाल नेहरू और आचार्य नरेंद्र देव का युवा दिनों में व्याख्यान आयोजित किया करते थे। विष्णुचंद्र शर्मा वो हैं जो सुभाष चंद्र बोस जब जा रहे थे तो एक युवा छोटे बच्चे के रूप में उनको उन्होंने माला पहनाई थी। 42-43 की बात होगी। वो विष्णुचंद्र शर्मा बोले थे कि जिंदगी भर मैं कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ लेखन करूंगा। उनकी किताबों की संख्या 50-60 से ज्यादा होगी। जो कैसे व्यक्ति, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि स्पेनिश मुझे सीखनी है, कोई विद्यार्थी लेकर आओ। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले कि मैं स्पेन के साहित्यकारों को उन्हीं की भाषा में पढ़ना चाहता हूँ। आज भी वो जिंदा हैं, दिल्ली जैसी जगह में, शादतपुर में रहते हैं। आप लोग अपने आप से सवाल पूछ लीजिएगा कि कितने लोग विष्णुचंद्र शर्मा को जानते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ साहित्य के बदौलत अगर आप हिंदी समाज में जीना चाहते हैं तो श्रेष्ठतम साहित्य लिखने के बाद भी आपकी कोई खास पूछ नहीं होगी। हाँ, जैसे ही आप पद पर जाएंगे आप बड़े साहित्यकार बन जाएंगे और अचानक आपका भाव बढ़ जाएगा, आपको लोग पूछने लगेंगे। तो ये एक हकीकत है। इन सभी चीज़ों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। आप सभी लोगों ने इतने व्यवधानों के बावजूद इस नाचीज़ को धैर्य से सुना। मैं कितना कुछ आपके काम का बोल पाया नहीं जानता, लेकिन आप लोगों का ये जो नेह मिला इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर से गौरव भाई का धन्यवाद कि मेरे 2-3 बार मना करने के बाद भी उन्होंने मुझ में भरोसा जताया और कहा कि नहीं, आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और फिर जल्दी मिलेंगे कभी मौका मिला तो। ज़्यादातर आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाया, तो मेरे फ़ोन नंबर उपलब्ध है सब जगह। कोई भी जुड़ना चाहे, हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर संवाद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सामूहिक रूप से ही बात करें। गौरव जी के पास मेरा नंबर है या फेसबुक पर मैं हूँ, आप मुझसे सीधे संवाद कर सकते हैं। आप लोगों के टिप्पणियों को मैं पढ़ के जवाब नहीं दे पाया, इसका खेद है। समय मैंने सोचा था 30-40 मिनट में बात रखूँगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, 1.25 घंटे हो गए। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार।